वेलकम फ्रेंड्स टू डायनेमिक योगा। मैं हूं डॉक्टर सुनील देसाई और 11 साल की उम्र पर मैंने योग सीखना शुरू किया था और 14 साल की उम्र पर जब मैं योगाचार्य बना, मैंने उसकी एग्जाम्स पास की। तब से लेकर अभी तक अपनी ज़िंदगी में योग को काफ़ी बरसों से मैं अपनाते रहा, मगर मेरे इतने बरसों के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जब डायनेमिक योगा को मैंने डिज़ाइन किया तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा सा सिस्टम जो 1 घंटे के आसन, प्राणायाम या मेडिटेशन के बराबर हो सकता है, वो आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। वैसे ये टोटल 4 दिन का प्रोग्राम है। हर दिन हम 2-2 घंटे इस पर बातें करते हैं। टोटल 8 घंटे का पूरा डायनेमिक योगा का सेशन। और ये जो डायनेमिक योगा है वो हमारे बॉडी से भी ज़्यादा हमारे माइंड, इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर इफ़ेक्ट करता है। जैसे आप जानते हैं कि आज का इंसान शरीर से भी बढ़कर अपने इमोशंस के लेवल पर या माइंड के लेवल पर डिस्टर्ब्ड रहता है या बीमार रहता है। बस कुछ वैसे ही ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा उस लेवल पर हील होने के लिए। अब ये जो डायनामिक योगा है उसे हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यानी कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और दूसरा है यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ। वैसे ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिस तरह से सुबह उठने पर आप ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, यानी कि अपने बाहर के शरीर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, बस कुछ वैसे ही हमारा जो अंदर का पर्सनालिटी है उसे क्लीन रखना उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार, शक, सवाल या डर खड़े होते हैं उसे तोड़ना, उससे दूर रहना आवश्यक है। तो उसी के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसे भी तो तंदुरुस्त रखना ज़रूरी है। एंड ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस उसमें आपकी मदद करेगा। और जो यूनिवर्सल लॉज है वो कुछ ऐसे नियम हैं कि जिसके द्वारा हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है, हम हमेशा खुश रह सकते हैं। यूनिवर्सल लॉज हर एक धर्मों में बताए गए हैं और अलग अलग धर्मों को समझते हुए, पढ़ते हुए मैं आपके साथ जो यूनिवर्सल लॉज शेयर करने वाला हूँ वो आपकी लाइफ को बहुत ही सिंपल बना देंगे। अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। इसे 3 अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है 7 ब्रीदिंग प्रोसेसेस, दूसरा है जिसे हम कहते हैं बॉडी स्ट्रेचेस, और तीसरा है योग निंद्रा। अब ये टोटल जो 15 मिनट का सिस्टम है उसमें 7 ब्रीथिंग प्रोसेसेस। क्यों ब्रीदिंग? उसका रीज़न है कि माइंड और सांसें दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। मैं पिछले 21 सालों से एज अ माइंड एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट जब काम करता हूँ तो आई नो कि किस तरह से हमारी सांसें और माइंड कनेक्टेड है। आपको पता है, जब आपको गुस्सा आता है यानी कि माइंड में कुछ चेंज आया, तब आपकी सांसें फास्ट हो जाती है। और आप ऐसे इंसान को काफ़ी बार कहते हैं काम कर, शांति से बैठ जा, 2-3 लंबी गहरी सांसें ले ले। क्यों? बिकॉज आपको पता है द मोमेंट वो अपनी सांसों में चेंज लाएगा, ऑटोमेटिकली उसके माइंड पर चेंज और इफेक्ट आना है। तो कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ये ब्रीथिंग टेक्निक से शुरुआत करते हैं जो डायरेक्टली इनर क्लिनजिंग में हमें हेल्प करता है। ये जो 7 ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो है फास्ट ब्रीथिंग। आप 1 मिनट की 16 से 18 सांसें नॉर्मली लेते हैं। यहाँ पर हम 1 मिनट की 36 सांसें लेने के लिए जा रहे हैं, यानी कि फास्ट ब्रीथिंग है। उसमें काउंटिंग आप सुनेंगे 1 2 3 2 1। 1 2 3 पर सांस अंदर लेना है, 2 1 पर सांस बाहर निकालना है। ये फास्ट होगा और आपको 1 2 3 पर पूरा ऑक्सीजन भर लेना है और 2 1 पर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। और उसी के साथ मैं आपको बताऊं, जब आप सांस अंदर लेते हैं तब सीना और पेट दोनों फूलेगा, जब आप सांस बाहर निकालेंगे तब सीना और पेट दोनों अंदर जाएगा। दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चलना चाहिए, ऑलराइट। लेकिन ये कैसे होगा, पहले मैं चाहता हूं कि आप देखिए और बाद में हम सभी लोग शुरू करेंगे। मोशन में वो चल रहा है या नहीं चेक करने के लिए आप एक हाथ सीने पर रख सकते हैं, एक हाथ पेट पर रख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि दोनों का मोशन सही हो रहा है या नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, दोनों को इक्वल लेवल में नहीं रखना है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हमारा टायर कितना बड़ा है।
क्योंकि इक्वल लेवल पर संभव नहीं होगा, लेकिन इक्वल प्रपोर्शन में रखना है। मतलब कि अगर 2 इंच आप अपने सीने को फुला रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि 2 इंच आप पेट को फुलाएं, इक्वल प्रपोर्शन में वो चलेगा। ऑलराइट, तो बस कुछ उसी तरीके से आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और अब आप जब अगला वीडियो देखेंगे जिसे देखकर करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले तो बिल्कुल सीधे बैठिएगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें खुली रखनी है। खुली आंखों से देखना है और वो काउंटिंग और म्यूजिक के साथ साथ करते जाना है। मगर जब आप वो अगला वीडियो देखेंगे, उस वीडियो को देखकर 1 मिनट के लिए इसे करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको लाइव लेकर चलना चाहता हूं। मतलब कि ये स्टूडियो से बाहर निकल के लाइव ऑडियंस के साथ ये सेशन जब मैं लेता हूं 4 दिन का, तो उसका मजा, उसका इफेक्ट और लोगों का रिस्पॉन्स कुछ अलग रहता है। तो चलिए मैं आपको अब लाइव लेकर चलता हूं, लेकिन आप तैयार हो जाइएगा इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए। बी रेडी। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। ये सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस था जो आपने यहाँ पर किया फास्ट ब्रीथिंग का। वैसे जब सबसे पहले तो हम इस स्पीड पर ब्रीथिंग करेंगे, जब 1 मिनट की 36 सांसों का हमने स्पीड फ्रीक्वेंसी सेट किया, तो सबसे पहले तो कोई भी किस्म के बॉडी में जो एसिड्स और टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, तो वो उसे रिलीज करने में हमें सपोर्ट करता है, मदद करता है। वैसे हमारे बॉडी में हर सेकंड कुछ ना कुछ एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, और उसमें से कुछ एसिड्स सपोर्टिव होते हैं मगर कुछ नहीं है, जिसे टॉक्सिन्स भी कहा जाता है। एंड दैट्स वेयर वो सारे एक्स्ट्रा एसिड्स तो टॉक्सिन्स को रिलीज करने में ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगा जब आप फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट ये है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स है, कोश, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं खाने के रूप में, और वो अपने अंदर से कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिन्स जो उसके अंदर से रिलीज होते हैं कचरे के रूप में, वो उसके आसपास एक फ्लूइड है जिसे लिम्फ फ्लूइड कहा जाता है, जिसके सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब वो लिम्फ फ्लूइड को ज़रूरी है कि हम मोशन दें, उसे कोई तरीके से पंप करें या धक्का मारें। जिस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट दिया गया है, बस कुछ उसी तरीके से ये जो लिम्फ फ्लूइड है उसको भी पंप करना ज़रूरी है, जिससे हमारे अंदर से वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करे। एंड जब आप ये मोशन दे रहे हैं अपनी चेस्ट को, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जो फास्ट स्पीड पर होगा, तब जाकर वो लिम्फ फ्लूइड को मोशन मिलेगा और वो अपने अंदर से टॉक्सिन्स को खाली कर पाता है। इंटरेस्टिंगली, जब आपके बॉडी के टॉक्सिन्स अंदर जमा होकर रहेंगे तो वो फ्यूचर में बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है, और उससे भी बढ़कर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो आपकी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। आपने काफ़ी बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो होते हैं 30 साल के मगर लगते हैं 40 के, और आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो होते हैं 40 के मगर लगते हैं 30 के। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके बॉडी के अंदर ये जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं वो उसी का इफेक्ट है, और उस टॉक्सिन्स को रिलीज करवाना ज़रूरी है। एंड दैट्स वेयर ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगा, जो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। और एक बात तो पक्की है, हम में से कोई भी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता है।
एंड दैट्स वेयर दिस कैन रियली हेल्प यू विद दैट। उसी के साथ जब आप स्टमक को एक्सपांड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी के साथ तो एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि इतने पोर्शन में भी जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, अब वो आपका स्टमक हो गया, कभी लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनीज है, तो उसे भी वो सपोर्ट करेगा, उसकी फंक्शनिंग को भी वो बेहतर कराएगा, एक तरीके से उसे भी वो मसाज दे रहा है, एक्टिव करवा रहा है। इंटरेस्टिंगली हम जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब बाहर के मसल्स को तो एक्टिविटी मिल रहा है, मगर अंदर के ऑर्गन्स को शायद हम कोई एक्टिविटी नहीं दे पाते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, जो इस प्रोसेस के द्वारा आप दे रहे हैं। यहाँ पर ये पहला टेक्निक था जो हमने किया, सिर्फ 1 मिनट के लिए किया था। अब दूसरे टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप अपने राइट हैंड की एक मुद्रा बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें पहली 2 उंगलियां बंद है, अंगूठा, थर्ड फिंगर, लास्ट फिंगर खुली है। ये मुद्रा लेने के बाद आप अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से पूरा सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट से भरने के बाद लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, वापस राइट से अंदर लिया, राइट बंद किया, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करना है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है, जहां से सांस अंदर लिया उसके दूसरे साइड से बाहर, जहां से बाहर निकाला वहीं से अंदर, और दूसरे साइड से बाहर। वैसे इसमें स्लो ब्रीथिंग है, आपको 3 सेकंड दिए जाएंगे सांस अंदर लेने के लिए, 2 सेकंड दिए जाएंगे सांस बाहर निकालने के लिए। काउंटिंग वही है मगर उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। स्पीड होगा 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 पर इनहेल करेंगे, सांस अंदर भरेंगे, 2 1 पर एक्सेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे। वापस 100% ऑक्सीजन अंदर लेना है और 100% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाना है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा, पहले मैं आपको स्क्रीन पर पर्दे पर दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए, और बाद में हम सभी लोग शुरू करेंगे। 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अगर आपके लिए ये मुद्रा लेना संभव ना हो या दिक्कत वाला लगे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट अगर उस मुद्रा को ले पाए तो अच्छी बात है। तो पहले तो बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। टेक्निक के दौरान आंखें खुली रखनी है, कोई भी एक स्क्रीन पर देखना है और साथ साथ करते जाना है। ऑलराइट, तो चलिए हम शुरू करेंगे, लेट्स प्ले। Get ready. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। ये सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस था, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमने किया। वैसे कितने लोग महसूस कर पाए कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगा कि कोई आपका एक नोस्ट्रल ज़्यादा खुला है, कोई एक ज़्यादा बंद है? कितने लोगों को ऐसा फील हुआ? ओके, ऑलमोस्ट 25-30%। वैसे ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम में ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करेंगे तो आप ये फील कर पाएंगे कि कोई एक नोस्ट्रल, कोई एक नासिका 100% काम कर रहा है तो दूसरा वाला थोड़ा सा कम काम कर रहा है कंपैरेटिवली। और जनरल केस में ये अवस्था रहती है कि जब हमारा कोई एक नोस्ट्रल ज़्यादा फंक्शनिंग करेगा, कोई एक कम करेगा। मगर इस प्राणायाम की प्रैक्टिस के साथ
आप ये दोनों दरवाजे 100% ओपन कर सकते हैं, जैसे ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी कहा जाता है, सूर्य और चंद्र नाड़ी। जब ये दोनों का फंक्शनिंग सही होगा तब जाकर पहले तो 100% ऑक्सीजन जो अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो प्राण शक्ति हमें चाहिए, वो हमें मिलना शुरू होगी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारे बॉडी के लिए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ही ऑक्सीजन है, यानी कि प्राण शक्ति। उसे खाना ना मिले शायद चले, पानी ना मिले शायद चले, मगर ऑक्सीजन ना मिले, प्राण शक्ति ना मिले तो नहीं चल सकता, बिकॉज वही उसके लिए एक ऊर्जा का सेंटर है, स्रोत है। एंड दैट्स वेयर यहाँ जब हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है, तो ये दोनों दरवाजे जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है उसे खुले रखना ज़रूरी है, जो अनुलोम विलोम के द्वारा इसकी प्रैक्टिस से आप संभव कर सकते हैं। और उसी के साथ जब ये दोनों नाड़ियाँ ओपन होती है तो हमारी जो सेंटर की नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, उसमें एनर्जी फ्लो शुरू होगा कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक आपके बॉडी के 7 एनर्जी सेंटर्स को पावरफुल कर देगा, एक्टिव कर देगा, बैलेंस में लाएगा। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के दिन में जब भी आपको थोड़ा सा वक्त मिले और आप अगर इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं तो आप 7 चक्रास के बारे में सर्च कीजिएगा। इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि जहाँ पर जब आप 7 चक्रास के बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो काफ़ी कुछ है जो आपको अपने बारे में जानने को मिलने वाला है। 7 चक्रास के बारे में जानकर उसे बैलेंस में लाकर आप फिजिकली हेल्दी हो सकते हैं, मेंटली हेल्दी हो सकते हैं, इमोशनली हेल्दी हो सकते हैं, और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत बेहतर हो सकती है। एंड दैट्स वेयर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 चक्रास के बारे में सर्च कीजिए। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, मे बी आपके लाइफ में कोई टीचर, कोई गुरु है, तो आप उनको भी 7 चक्रास के बारे में पूछ सकते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अभी हम गुजरात में हैं और उसका कैपिटल सिटी है दैट इज़ गांधीनगर, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। तो जब कोई भी कैपिटल जो कंट्री का या स्टेट का है वो बराबर फंक्शनिंग करेगा तो उसका पूरा स्टेट या कंट्री बराबर फंक्शन कर सकता है। बस कुछ एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे बॉडी के 7 कैपिटल्स हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, और जब वो 7 एनर्जी सेंटर्स बराबर काम करेंगे तो पूरा बॉडी बराबर काम कर सकता है, पूरे बॉडी में एनर्जी परफेक्टली बैलेंस्ड रह सकता है। एंड दैट्स वेयर आई रिक्वेस्ट कि आप उसके बारे में जानिए, पढ़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो 7 एनर्जी सेंटर्स को भी आप बैलेंस में ला सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। अब हम तीसरी टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा टेक्निक है दोस्तों, उसमें हमें कुंभक करना है, सांस को अंदर और बाहर रोकना है। इसमें 5 सेकंड में आप सांस अंदर भरेंगे, 5 सेकंड सांस को अंदर रोकेंगे, 5 सेकंड में सांस बाहर निकालेंगे और आखिरी 5 सेकंड में सांस को बाहर ही रोक कर रखेंगे। यानी कि 20 सेकंड का एक सांस है जो आप कंप्लीट करेंगे और 3 सांसें लेंगे, वैसी तब जाके 1 मिनट का प्रोसेस पूरा होगा। वैसे हम ये 2 मिनट के लिए करने वाले हैं, यानी कि टोटल 6 राउंड्स इसके होंगे। मगर ये कैसे होगा पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। अब देखिए काउंटिंग बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 5 सेकंड का काउंटिंग होगा। 5 सेकंड में सांस अंदर लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड में बाहर निकाला, 5 सेकंड बाहर रोका। सेम काउंटिंग रिपीट होगा। कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तब सीना और पेट दोनों फूलेगा, जब आप सांस बाहर निकालेंगे तब सीना और पेट दोनों अंदर जाएगा। जब सांस को अंदर और बाहर रोक के रखा तब आपको भी होल्ड करके रखना है, उसे पकड़ के रखना है, रिलीज नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। मैंने 5 सेकंड सांस को रोकने के लिए कहा है, मगर सभी
अपनी अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर सांस को रोकें, क्योंकि सभी की उम्र अलग अलग है, सभी की हेल्थ की कंडीशन अलग है। इस वजह से आप अपनी सेहत को ध्यान में रखकर सांस रोकें। इतना सांस ना रोकें कि जहाँ से चेहरे का रंग बदल जाए, जितना कंफर्टेबल है उतना, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे, लेट्स प्ले। रेडी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये प्रोसेस 2 मिनट के लिए था। अब जब हम सांस को अंदर और बाहर रोक कर रखते हैं तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, स्टेमिना बढ़ाएगा। सांसें फूलने की तकलीफ़ें जिन्हें हैं उनके लिए ये बहुत सपोर्टिव है। हम सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ सांसें फूलने की तकलीफ़ें बहुत आम बात हो जाती है। जैसे एक सर्टन एज के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब 2 या 3 फ्लोर्स हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसके बाद हम पैरों से नहीं थकते, सांसों से थक जाते हैं। थोड़ा सा अगर दौड़ना हो गया तो वापस हम पैरों से नहीं थक रहे, सांसों से थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। दैट इज़ बिकॉज कि हमने अपने लंग्स को उसकी बेस्ट कैपेसिटी पे यूज़ नहीं करवाया है अपनी रूटीन लाइफ के दौरान। एंड दैट्स वेयर जब वो लंग्स को वो एक्सरसाइज ही नहीं मिला है तो उसका कैपेसिटी कम होते जा रहा है। सो इस प्रोसेस के द्वारा आप वापस उस स्टेमिना को ला सकते हैं, एंड्योरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब आप ऑक्सीजन अंदर लिए, आप 5 सेकंड के लिए रोक के रखा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उस ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचने के लिए आप वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। क्योंकि अपनी रूटीन ब्रीथिंग में हम इतना फास्ट ब्रीथिंग कर रहे हैं जहाँ पर उस ऑक्सीजन को हर जगह पहुँचने का वक्त नहीं मिल पाता जो आप यहाँ पर दे रहे हैं। एंड दैट्स वेयर हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छे से इसमें पूरी होगी। और ये स्लो ब्रीथिंग है। स्लो ब्रीथिंग का एक और बेनिफिट ये मिलेगा, ये आपके माइंड को शांत कर देगा। आपके अंदर जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं उसे भी स्लो डाउन करेगा। तो जिनको स्ट्रेस या हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी बन सकता है कि जहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इस टेक्निक की प्रैक्टिस के द्वारा जिन्हें हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसमें भी वो बैलेंस ला सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं।
एंड इसकी प्रैक्टिस के द्वारा अगर हम हर सुबह वो ब्लड प्रेशर की एक गोली खा रहे हैं तो उसे परमानेंटली दूर कर सकते हैं, मगर हाँ वो तब जब इसे रेगुलरली अपनी रूटीन लाइफ में अपनाया जाए। और पर्टिकुलरली अगर हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप इस टेक्निक को करना चाहे तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, थोड़ा सा इसे बढ़ा कर कीजिए कि तब जाकर एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर का जो इश्यू आप फेस कर रहे हैं उसमें वो आपको बेस्ट इफेक्ट दे सके। यहाँ 3 टेक्निक्स हम कर चुके हैं। पहला टेक्निक जिसमें हमें फास्ट ब्रीथिंग करना था, दूसरा टेक्निक कि जिसमें हमने ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग किया, अनुलोम विलोम, तीसरा टेक्निक कि जिसमें सांस को अंदर और बाहर रोक कर रखा यानी कि कुंभक किया। अब हम चौथी टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोसेस में हमें कपालभाति करना है। कपालभाति ये शब्द मैं मानता हूँ कि आपने ज़रूर सुना होगा और आपने कभी ना कभी कपालभाति को देखा होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। शायद आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कपालभाति हर दिन करते भी होंगे, क्योंकि आप कहीं पर भी योग सीखने जाएंगे हमेशा कहा जाएगा कि आसन नहीं करोगे चलेगा, प्राणायाम करो, प्राणायाम नहीं करोगे चलेगा, कपालभाति करो। कपालभाति को बहुत ज़्यादा महत्व हर जगह पर दिया गया है। यहाँ पर जब दोस्तों कपालभाति को हम करने के लिए जा रहे हैं तो एक रिदम मैं आपको देना चाहूँगा। बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक बजेगा, जैसे कि वो घड़ी की आवाज़ होती है टिक टिक टिक, उसके साथ साथ आपको स्ट्रोक्स लेने हैं। और हम जब कपालभाति करेंगे तब सिर्फ नाक से सांस बाहर निकालने पे फोकस करना है, लेकिन सांस अंदर लेने की कोई कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ एक्सेलेशन पे फोकस करो और नाक से एक्सेल करना है एक झटके के साथ, फोर्स के साथ। ये कैसे होगा पहले हम स्क्रीन पर देखते हैं, समझते हैं। अब ये जो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप उसके 7 स्ट्रोक्स लेंगे। 1 मिनट के एग्जैक्टली 45 स्ट्रोक्स आप ले पाएंगे। अब यहाँ पर जब आप वो 1 मिनट के 45 स्ट्रोक्स को लेंगे इस म्यूज़िक के साथ, आप शायद कपालभाति अपने मुताबिक पहले भी कहीं सीखे होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। आप जब एक रिदम में करेंगे खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि 1 मिनट के अंदर उसका इफेक्ट कितना बढ़ जाता है। बिकॉज जब आप बिना रिदम या बिना म्यूज़िक के कोई भी ब्रीथिंग प्रोसेस को करेंगे तो होता ये है कि हम फास्ट शुरू करते हैं, स्लो ख़त्म करते हैं, कभी स्लो स्टार्ट करते हैं, फास्ट ख़त्म करते हैं। वी डू इट इन अ अनरिदमिक वे। और इंटरेस्टिंगली बॉडी के लिए हर एक चीज़ रिदम में होती है। फॉर एग्जाम्पल उसे भूख लगती है, उसका भी एक पैटर्न और एक रिदम है। उसे नींद आती है, उसका भी एक रिदम और एक पैटर्न है। और इस वजह से बॉडी को अगर मैक्सिमम बेनिफिट देना हो तो कोई भी चीज़ को एक रिदमिक वे में, एक पैटर्न में फॉलो करना ज़रूरी है कि जो ये काउंटिंग, ये म्यूज़िक आपकी हेल्प कर रहा है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम इंसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम फ्यूचर में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो आप जब यहाँ सीख रहे हैं पहले सीखिए, पहले समझिए, घर जाके कैसे करेंगे, आगे कैसे होगा, उतने ज़्यादा फ्यूचर में ना चले जाइए। क्योंकि जब आप अपने वर्तमान को छोड़ देंगे तो एक्चुअली जो मौका आपको मिल रहा है लर्निंग का, आप उसे भी छोड़ रहे हैं। रही बात घर जाके कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा आप 4 दिन यहाँ पर आइए, उसका भी रास्ता मैं आपको दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। घर जाकर कैसे करना उसका टेंशन आपका नहीं है, वो मेरा है, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। पहले आप 4 दिन यहाँ पर आकर सीख लो, समझ लो, बाद में हम उसके ऊपर बातें करेंगे। ऑन द 3rd, ऑन द 4th डे आई विल टॉक कि घर पे कैसे करना है, ठीक है। सो अभी के लिए हम इस टेक्निक को सभी करने के लिए जा रहे हैं। सो कपालभाति जब करेंगे तो अगर आप में से किसी को भी हार्निया का प्रॉब्लम है, 5 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी है, एपिलेप्टिकल फीट्स के इश्यू है, तो आप इस टेक्निक को कर सकते हैं, मगर 20 या 30 सेकंड तक करो,
दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं करना। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आप 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं। बाकी सभी लोग 1 मिनट ज़रूर पूरा कर सकते हैं और बीच में छोड़ना नहीं है। लेकिन वापस मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ एक्सेलेशन पे फोकस करना है, सांस को बाहर निकालने पे। एक झटके से सांस बाहर निकालना है, फोर्स के साथ सांस बाहर निकालना है। सांस अंदर लेने की कोई कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ डायफ्राम, पेट को रिलैक्स कीजिए, अपने आप सांस अंदर जाएगा। वापस एक फोर्स से सांस बाहर निकालना है। और जब आप वो फोर्स के साथ एक्सेल करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका जो स्टमक का एरिया है उसमें एक झटका लगेगा, एक जर्क लगेगा। ऑलराइट, सो जो आप वीडियो में भी देख रहे थे, बस एग्जैक्टली कुछ वैसा हम यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्ट्रेट, आंखें खुली रखनी है। कोई भी एक स्क्रीन पर देखना है और साथ साथ म्यूजिक के साथ करना है, ना फास्ट ना स्लो, एग्जैक्टली उस म्यूजिक की रिदम के साथ। ऑलराइट, लेट्स प्ले। ये सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस था। एंड जब हमने 1 मिनट के 45 स्ट्रोक्स यहाँ पर लिए, अगर एग्जैक्ट म्यूजिक की रिदम के साथ होगा तो आपने 45 स्ट्रोक्स लिए होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, कपालभाति के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, मगर इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स ये है कि किसी को भी अगर डाइजेशन के कोई इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, तो वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इसका एक और बेनिफिट ये है, एंड दैट इज़ कि अगर किसी को डायबिटीज़ का इश्यू है, टाइप ए, टाइप बी, दोनों किस्म के डायबिटीज़ में ये आपको सपोर्ट करेगा, पेनक्रियास के फंक्शनिंग को बेहतर करता है। किसी को किडनी स्टोन्स के इश्यू है तो उसमें भी ये सपोर्टिव है किडनी के फंक्शनिंग में। और अगर किसी ने भी अपने लीवर को बिगाड़ा है अल्कोहल लेकर, शराब लेकर, तो कपालभाति की रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा हमारा लीवर वापस रिकवर हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कपालभाति के बाद 2 गिलास ज़्यादा ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए, उस बुरी आदत को त्याग कर दिया जाए, तो हाँ, इसकी प्रैक्टिस के द्वारा हम ज़रूर अपने लीवर को रिकवर कर सकते हैं। बिकॉज शायद आपको पता होगा, हमारे बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो अपने आप को रीग्रो कर सकता है, एंड दैट इज़ अवर लीवर। तो नेचर ने ये जो क्वालिटी दी है, वो कपालभाति के द्वारा उसके रिपेयरिंग सिस्टम को हम स्पीड अप करवा सकते हैं, सपोर्ट करवा सकते हैं। उसे एज ए कैटालिस्ट कपालभाति साथ देता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम 4 टेक्निक्स सीख चुके हैं। सबसे पहली टेक्निक में दोस्तों हमें फास्ट ब्रीथिंग करना था, दूसरी टेक्निक में अनुलोम विलोम ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग था, तीसरी टेक्निक में हमने कुंभक किया, सांस को अंदर और बाहर रोका, और चौथी टेक्निक में हमने कपालभाति किया। अब ये जो 4 टेक्निक्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस 4 टेक्निक्स को याद रखें, और बाकी की जो 3 टेक्निक्स हैं, 5वीं, 6ठी और 7वीं, टोटल 7 ब्रीथिंग टेक्निक्स है। अब ये जो दूसरी 3 टेक्निक्स है वो हम यहाँ पर कल सीखेंगे, क्योंकि एक साथ मैं आपको ज़्यादा नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ उतना देना चाहता हूँ जितना आप कर सके और जितना आप याद रख सके। ऑलराइट, तो इस 4 टेक्निक्स को याद रखिएगा। बाकी की 3 ब्रीथिंग टेक्निक जो है वो इससे ज़्यादा फास्ट है, वो इससे भी ज़्यादा इंटेंस है, और इसलिए मैं वो आज आपको एक साथ नहीं करवाना चाहूँगा। वो हम यहाँ पर कल सीखने वाले हैं नई 3 टेक्निक्स को, और परसों के दिन
हम जो दूसरा पार्ट है बॉडी स्ट्रेचेस वो सीखेंगे, और चौथे दिन पर ऑन द लास्ट डे हम योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा जो है वो सीखेंगे। और जब आप चौथे दिन पर यहाँ आएंगे कि तब जाकर ये 15 मिनट का टोटल प्रोसेस खत्म होगा, तब मैं आप सभी को ये जो वीडियो और ये जो म्यूज़िक आप सुन रहे थे उसका सीडी आप सभी को यहाँ पर दे दिया जाएगा कि जिससे आप उसे घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले सीखो, समझो, बाद में कल के बारे में सोचेंगे, पहले आज में तो जी ले बराबर से। राइट, सो यहाँ पर हम ये ब्रीथिंग टेक्निक्स को जब सीख रहे हैं, वैसे ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है टोटल 15 मिनट का सिस्टम है, जिसमें से हमने अभी 5 मिनट का प्रोसेस सीखा है। 4 टेक्निक सीखी है, जिसमें 3 टेक्निक 1-1 मिनट की थी और 1 टेक्निक 2 मिनट की थी, तो टोटल 5 मिनट का प्रोसेस खत्म हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं डायनेमिक योगा के दूसरे पार्ट की ओर, और ये जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, उसे कहा गया है यूनिवर्सल लॉज, यानी कि नेचर के कुछ नियम है, यूनिवर्स के कुछ प्रिंसिपल्स है कि जिस नियमों को हम अपनी जिंदगी के लिए जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड पर एक एक प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। ये प्रोजेक्टर जो है वो कोई इंसान ने बनाया है। जिस इंसान ने बनाया होगा उसे कुछ नियम दिए होंगे कि ये प्रोजेक्टर पानी के अंदर नहीं चल सकता, या फिर ये प्रोजेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकता। मगर अगर वो प्रोजेक्टर खुद के नियम बनाए कि मैं तो पानी में भी चलूँगा या इलेक्ट्रिकल सप्लाई के बिना भी चलूँगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो लंबा टिक नहीं पाएगा। बस कुछ उसी तरीके से हम इंसान जब अपने नियम बनाकर जिंदगी जीना शुरू करते हैं तभी प्रॉब्लम शुरू होते हैं। मगर जिस शक्ति ने हमें बनाया है, अगर हम उसके नियमों को जान ले और उसे फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। और इस वजह से एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहना चाहूँगा, कि भगवान जो है वो इंसान से हमेशा एक बात कहना चाहते हैं। भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। भगवान इंसान से कहते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो फिर तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। और इसीलिए आज हम ये भी जानते हैं दोस्तों इस यूनिवर्सल लॉज के द्वारा कि वो क्या चाहते हैं, और ये जो यूनिवर्सल लॉज है वो हम सभी की ज़िंदगी पर इक्वली अप्लाई होते हैं। तो आज के दिन का सबसे पहला नियम, सबसे पहला लॉ जहां से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, एंड दैट इज anything that seems to have a beginning seems to have an end, but there it's neither a beginning nor an end, it's a continuous process. इसे हिंदी में समझते हैं, जो चीज़ हमें लगती है कि शुरू हुई उसका अंत भी हमें नज़र आता है, मगर सच तो यह है कि ना कोई चीज़ शुरू होती है ना कोई चीज़ ख़त्म होती है, ये सिर्फ एक कंटिन्यूस साइकिल है जो चलते रहता है। आप देखिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे वो सभी एक साइकिल के माफिक चल रही है। फॉर एग्जाम्पल सनराइज होना, सनसेट, सूर्योदय सूर्यास्त, वो एक साइकिल है। दिन रात एक साइकिल है। पूनम अमावस्या एक साइकिल है। समर्स, मॉनसून, विंटर, ये मौसम एक साइकिल के माफिक चल रहे हैं। या फिर इवन आप ऑब्जर्व कीजिए, जन्म और मृत्यु भी एक साइकिल है। और इसी साइकिल को समझने के लिए चाहे जीवित या निर्जीव कोई भी चीज़ें हो, लिविंग या नॉन लिविंग, दोनों ही इसी साइकिल पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ का पहले जन्म होता है, यानी कि वो बनती है, चलती है, और उसका विनाश होता है। जैसे ये माइक जो मैंने पहना हुआ है, कभी ये माइक बना है, कुछ सालों तक ये चलेगा और कभी ये ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसी तरीके से ये बिल्डिंग, ये ऑडिटोरियम जहाँ पर हम बैठे हैं, ये कभी बना है, कुछ सालों तक ये चलेगा, और कभी तो एक वक्त आएगा जब इस बिल्डिंग को तोड़कर रिनोवेट करके नया बनाना पड़ेगा। या फिर मेरा ये शरीर, कभी उसका जन्म हुआ है, कुछ सालों तक मैं जीऊँगा, और कभी एक वक्त आएगा जब इसका मृत्यु होगा। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो साइकिल है कि जिसमें जीवित तो निर्जीव सब कुछ आ जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसी को समझाने के लिए
हमारे संत महात्माओं ने 3 नियम हमें दिए थे और वो 3 नियम थे, एंड दैट वाज ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी कोई भी चीज को बनाते हैं, विष्णु उसे चलाते हैं, महेश उसका विनाश करते हैं। अब जो वेस्टर्न लोग थे उन्होंने इस कंसेप्ट को बिलीव नहीं किया। वो कहते हैं कि भाई हम तो ये 3 अलग अलग नामों में नहीं मानते, हम सिर्फ एक ही नाम में बिलीव करते हैं और वो है गॉड, GOD। लेकिन अगर आप उसे भी एलॉबरेट करेंगे तो आपको वही मिलेगा। G जनरेट यानी कि कोई भी चीज को बनाना, O ऑपरेट उसे चलाना, D डिस्ट्रॉय उसका विनाश करना। तो समझने वाली बात यह है कि सब कुछ उसी पर आधारित है और यही 3 नियम है। वैसे सबसे पहले तो हम ब्रह्मा जी के कभी भी फोटोग्राफ को देखे हो, ऑब्जर्व किया हो, तो आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी किसके ऊपर बैठे हैं? एक कमल के ऊपर। और कमल जो है वो किस में खिलेगा? कीचड़ में। तो इंटरेस्टिंगली ब्रह्मा जी का वो जो फोटोग्राफ है वो हमें सिंबॉलिक रूप से कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से एक कीचड़ में कमल खिल रहा है, बस कुछ उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में या आपके आसपास कितने भी प्रॉब्लम्स हो, तकलीफ़ें हो, चैलेंजेस हो, दुख हो, नेगेटिव वातावरण हो, मगर उसमें भी हम सभी को एक कमल की तरह खिलना होगा। और जब हम वो कर पाएंगे तो वो ब्रह्मा जी का बेस्ट पूजा पाठ हो सकता है। अभी तक तो हम ब्रह्मा जी के पास अपनी दुख और तकलीफ़ों को लेकर जा रहे थे, मगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्रह्मा जी हमें पहले से ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके आजू बाजू कितने भी दुख या तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसमें आपको एक कमल की तरह खिलना होगा। तो उसी तरीके से भगवान विष्णु जो है वो किसके ऊपर बैठे हैं? शेषनाग। उनके पैरों में कौन है? माँ लक्ष्मी। अब हम ये सोचते हैं कि भाई लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पत्नी है। आइए उसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। माँ लक्ष्मी जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, प्रोस्पैरिटी। अब आप देखिए भगवान विष्णु ये जो शेषनाग पर बैठे हुए हैं, वो शेषनाग और कुछ भी नहीं लेकिन हमारे मन में खड़े होने वाले नेगेटिव विचार है, शक और सवाल। जब आप अपने अंदर के उस नेगेटिव विचार, शक और सवालों से ऊपर उठ जाते हैं तो माँ लक्ष्मी को आपके पास आना ही पड़ता है। यानी कि हमारी सफलता को अगर कोई भी रोक रहा है तो वो कोई और नहीं है मगर हमारे खुद के ही नेगेटिव विचार, डर, शक और सवाल है जो हमें रोके हुए हैं। इंटरेस्टिंगली हम इंसानों को ज़्यादातर टाइम ये लगता है कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो बाहर के दूसरे लोगों की वजह से और परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। दैट्स नॉट ट्रू। इट इज़ सो अमेजिंग टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारे अंदर क्या है। दोस्तों, लोग क्या कह रहे हैं उसका महत्व नहीं है, मगर लोगों ने जो कहा है उसे आपने किस तरह से लिया है उसी पर ज़्यादातर चीज़ें आधारित है। बिकॉज जब कोई आपसे ये कहे कि तू नहीं कर सकता, तू रहने दे, यू हैव 2 ऑप्शंस। एक आम इंसान के पास तो कभी ऑप्शन होता ही नहीं है, मगर एक इंसान जो होश में जिंदगी जीता है, अवेयरनेस के साथ जीता है, उसके पास हमेशा 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मैं मान लूं कि जब वो कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा तो सही में मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोशिश ही नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब वो कह रहा है कि मेरा काम नहीं और मुझसे नहीं होगा, तब तो ये काम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाता हूं और जो अभी तक मैं नहीं किया हूं उसी को तो करने में अब मजा आएगा। बट देन ये जो 2 ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं वो एक जागृत इंसान के लिए अवेलेबल है। जो सो रहा है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो सो रहा है उसे तो आसपास के लोग जो भी कहते हैं वो तुरंत स्वीकार लेता है और उसी को मान कर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, एक बार कुछ 20 मेंढक, फ्रॉग्स, छलांग लगाकर यानी कि कूद कर कहीं जा रहे थे और उसमें से 5 एक कुएं में गिर गए। जो दूसरे 15 ऊपर बचे हुए थे उन्होंने देखा कि वो कुआं कितना गहरा है,
समझाया कि तुम लोग अब वहीं पर रहोगे, निकलना बाहर संभव नहीं है। एंड वो लोग समझाते हैं कि तुम अब पूरी जिंदगी इसी जगह पर बिता दोगे। उसमें जो 5 अंदर गिरे हुए थे, जो पहला वाला था उसने 5 या 10 मिनट के बाद कोशिश करना बंद कर दिया, दूसरे ने 15 मिनट के बाद, तीसरे ने 20 मिनट के बाद, चौथे ने आधे घंटे के बाद। मगर वो 5वां जो था वो कोशिश करते रहा, बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करते रहा। और जो ऊपर 15 बचे हुए थे वो देखकर समझाते हैं कि तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तेरा काम नहीं है। वो दूसरे 4 समझ चुके हैं, तू क्यों नहीं समझ पा रहा है कि तू बाहर नहीं निकल सकता। अब ये सारी बातें सुनते हुए वो 5वां जो था वो अभी भी कोशिश करते रहा और 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद अचानक से एक वक्त आया जब वो बाहर निकल आया। एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि उसने कैसे कर दिया। और कुछ समय के बाद पता चला कि जो बाहर निकल आया था वो बहरा था। वो सुन नहीं पाता था, तो उसको तो ऐसा लगा कि जो ऊपर है वो सब मुझसे कह रहे कि तू ट्राई कर, एक और बार कोशिश कर, तू कर सकता है। एंड ही केप्ट ऑन ट्राइंग। दोस्तों, हमारी जिंदगी पर यह बहुत ज्यादा अप्लाई करता है। समझने वाली बात है कि हमारे आसपास के लोग तो हमें बहुत कुछ कहते रहेंगे, मगर उसे किस तरह से लेना है वो हमारे चॉइस की बात है। और जब उसे हम पॉजिटिवली लेना सीख ले, उसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाले, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकता। वैसे जब आपके आजू बाजू कोई भी इंसान आपको कोई नेगेटिव सजेशन दे, तो मैं आपको सबसे पहले टेक्निक देना चाहूँगा, मन ही मन अपने आप से कहो कैंसल कैंसल, और उसके बजाय 2 पॉजिटिव सजेशन दे दो। एग्जाम्पल, कोई आपसे कहे तू रहने देते, तू नहीं कर पाएगा, मन ही मन कैंसल कैंसल, ये काम मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूँ। 2 सजेशन, पॉजिटिव सजेशन अपने आप को देने हैं। क्योंकि जब आप कुछ भी नेगेटिव सुने और वो आपके सबकॉन्शियस में अंदर उतरे, उसी से पहले आपने उसे कैंसल कर दिया, डिलीट कर दिया, और पॉजिटिव सेंटेंसेस के द्वारा अपनी फाइल को ओवरराइट कर दिया कि जिससे कोई नेगेटिविटी की इफेक्ट आप पर ना हो सके। सो दैट्स वेयर आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो हमें तो पॉजिटिव सोचना ही है, मगर आसपास से अगर कभी भी कोई नेगेटिविटी आ जाए तो भी वापस अपने आप को पॉजिटिव हमें करना है। दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज लोग तो आपके ऊपर नेगेटिविटी भर भर के डालने वाले हैं। जब आप खुश हैं, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप खुश क्यों हैं। आप कभी ट्राई करके देख लो, घर पे, ऑफिस पे, कभी आप सीरियस होंगे, मुंह चढ़ाकर ऑफिस जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। और कभी ट्राई करके देख लो, एकदम हंसते हुए खेलते हुए आप ऑफिस जाओ, 100% जितने लोग मिलेंगे सब पूछेंगे क्या हुआ, इतना खुश क्यों है। सी देयर इज अ डिफरेंस। आज का समाज थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आदमी खुश है तो लोग जरूर पूछते खुश क्यों है। कोई सीरियस और दुखी है, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं पूछने में तो दुखी क्यों है। सो दैट्स वेयर मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि कभी कभार आसपास के कुछ लोग हैं कि जिनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला कि आप इतने खुश क्यों है। सो वो नेगेटिविटी आपको दे सकते हैं, बट कैंसल कैंसल। वैसे एक गांव में एक घोड़ा एक काफी गहरे कुएं में वो गिर गया। तो गांव वालों ने 2-3 दिन तो उसे खिलाया पिलाया, अंदर खाना भेजा, मगर काफी कोशिशों के बाद जब पता चला कि उस घोड़े को बाहर निकालना कोई भी तरीके से संभव नहीं है, तो ये सोचा कि वो घोड़ा पूरी जिंदगी उसमें तकलीफ में बिताए, हर दिन मरता रहे, उससे तो बेहतर है कि एक ही बार में हम उसे मार दें। तो उन लोगों ने मिल करके
उसके अंदर मट्टी डालने की कोशिश की कि जिससे वो दफन हो जाए उसी के अंदर। अब इस कोशिश में हुआ कुछ ऐसा कि जब ऊपर से इन लोगों ने मट्टी डालना शुरू किया, एक जानवर, उसकी एक आदत होती है कि जब उसके ऊपर कोई भी चीज़ गिरेगी तो अपने पूरे बॉडी को शेक कर देता है। जब वो घोड़े पर मट्टी गिरी तो वो डर गया, ही वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि भाई क्या हो गया, और उसने अपने पूरे बॉडी को हिला दिया, शेक कर दिया। तो जो मट्टी उसके ऊपर गिरी हुई थी वो धीरे धीरे सब फिसल कर नीचे गिर गई। वापस दूसरी बार जब मट्टी डाली गई तो वापस वो डर गया कि भाई क्या हो रहा है, यानी उसने अपने पूरे बॉडी को शेक कर दिया, हिला दिया, और सारी मट्टी नीचे गिर गई। अब गांव वालों ने देखा ऊपर से कि वो क्या कर रहा है, जितनी मट्टी नीचे गिर रही है वो उसके ऊपर आते जा रहा है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली घोड़े को और वो गांव वालों को ये पैटर्न समझ में आया, पकड़ में आया। वो मट्टी डालते गए, घोड़ा वो मट्टी को अपने ऊपर से नीचे गिराता गया और धीरे धीरे मट्टी के ऊपर आते गया, हाइट बढ़ते रहा। एंड एक वक्त आया जब वो पूरा कुआं तो उन्होंने मट्टी से भर दिया, मगर वो घोड़ा तब तक बाहर आ चुका था और उसकी जान बच गई। अब इसी स्टोरी को इस तरह से भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी रूटीन लाइफ के दौरान भी जब अपने ऊपर कोई मट्टी डाले, हमें दफनाने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, तब हमें एक ही काम करना है, एंड दैट इज दैट्स वेयर आप देखेंगे कि लाइफ एक्चुअली बहुत सिंपल बन सकता है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और बिना वजह हम अपने आप को कभी कभार नेगेटिव बना देते हैं, तो हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसी के साथ दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पर, एंड दैट इज महेश, यानी कि वो कोई भी चीज़ का विनाश करते हैं, जो गलत है उसे खत्म करते हैं। अब एक सवाल, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के संतान के बारे में आपने कभी भी सुना? बच्चों के बारे में शायद नहीं, लेकिन महेश के संतान के बारे में सभी जानते हैं, कार्तिकेय और गणेश। अब गणेश जी जो है उन्हें हम सबसे पहले याद करते हैं, या फिर कोई भी मंदिर तो घर में गणेश जी को पहले रखा जाता है, क्योंकि गणेश जी का मैसेज है शुभ शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत। तो समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी कोई भी चीज को बनाते हैं, चलाते हैं, महेश उसका विनाश करते हैं। तो जहां पर विनाश होता है वहां पर कुछ भी अटकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वहीं पर गणेश जी आ रहे हैं, यानी कि जहां पर विनाश होगा वहीं पर एक नई शुरुआत भी होने वाली है। और इस वजह से अगर आप अपनी लाइफ में महेश के स्टेज पर है, मतलब कि आप अपनी जिंदगी में अगर हारे हैं, कभी कुछ लॉसेस किए हैं आपने, या फिर हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में हमने जो प्लानिंग किए थे वो प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अभी डिस्ट्रक्शन के फेज में है, विनाश के स्टेज पर है, यानी कि महेश के स्टेज पर है, देन द गुड न्यूज़ इज गणेश जी आने वाले हैं, वापस एक नई शुरुआत होने वाली है। और इस वजह से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि जब तक गणेश जी आए उसी के पहले हम हार मान लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड दैट्स नॉट गोना वर्क। टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, बट टफ पीपल डू लास्ट लॉन्ग। और इस वजह से आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स या तकलीफें आ जाए उसमें भी अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एंड दिस इज सो अमेजिंग कि जब आप वो पॉजिटिविटी को अपने अंदर मेंटेन रखेंगे तो वो साइकिल के मुताबिक हर एक हार के बाद एक और बार आप जीतेंगे, फेलियर्स के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस को आना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये एक साइकिल है और साइकिल के माफिक चलते रहेगा। वैसे जब इस साइकिल को आप समझ रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई भी परिस्थितियां हो, अच्छी या बुरी, वो साइकिल के माफिक तो चल रही है, लेकिन इस साइकिल को समझते हुए हमें जानना है कि जिंदगी एक नाटक है, एक ड्रामा। जिस स्टेज पर मैं खड़ा हूं, मेरा ये मानना है कि यहां पर भी काफी सारे ड्रामास होते होंगे।
अब ये जो ड्रामा की मैं बात कर रहा हूं यानी कि नाटक, तो उसे कहते हैं ना अटक, जो किसी के लिए रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़िए, मगर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप रुके तो आपके लिए ना वक्त रुकेगा, ना लोग रुकेंगे, ना दुनिया रुकेगी। एंड दैट्स वेयर यू हैव टू कीप मूविंग ऑन, यानी कि आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, बिकॉज ये सब कुछ एक साइकिल है और वो साइकिल के माफिक चलते रहेगा। तो यहां हम दूसरे लॉ की ओर, दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड द सेकंड लॉ फॉर द डे इज पॉइजन जनरेट्स पॉइजन, क्राइम जनरेट्स क्राइम। यानी कि एक इंसान काफी गुस्सा कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? सर पहले उसने गुस्सा किया इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं। कोई इंसान चिल्ला रहे थे, मैंने उनसे पूछा आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पहले उसने चिल्लाना शुरू किया इसलिए बाद में मैं चिल्ला रहा हूं। हमें ऐसा लगता है लोहा लोहे को काटता है। हाँ ये बात सही है, लोहा लोहे को काटता है, मगर ये रूल कहीं और अप्लाई नहीं होता है। यू नो, जब आप कोई गुस्सा करेगा और उसके सामने गुस्सा रखेंगे तो दोनों का गुस्सा बढ़ेगा। जब कोई चिल्ला रहा था इसलिए आप चिल्लाएंगे, दोनों का चिल्लाना बढ़ेगा। या फिर किसी ने आपके साथ बुरा किया इसीलिए आपका उसके साथ बुरा करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, इमोशनल लेवल पर अगर आपको किसी को भी जीतना है तो उल्टा करना पड़ेगा। अगर उसने जो किया आप वही करेंगे तो आपको रिटर्न में कभी बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। सो टू गेट मोर बेटर रिजल्ट्स इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आपको उल्टा करना आवश्यक है। जब मैं कह रहा हूं कि आपको उल्टा करना है, कभी आपने देखा है कि कोई गधे को कहना पड़े गधा बन? कभी ऐसा देखा होगा कि आपने कोई कुत्ते को कहा है थोड़ा तो कुत्ता बन जा? लेकिन इंसान को जरूर कहना पड़ता है थोड़ा तो इंसान बन जा। नहीं मतलब वो पूरा नहीं बन सकता, अब उसकी तो गारंटी है, इसलिए ज्यादा ना सही थोड़ा तो बन जा। दैट इज बिकॉज प्रोबेबली हम इंसान ही हैं जो अपनी रियल क्वालिटीज को भूल चुके हैं। प्रोबेबली उसके बनाए हुए हर एक जीव जंतु जानवर परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, इसलिए नहीं कहना पड़ता गधा बन जा, कुत्ता बन जा, बिल्ली बन जा। बट हम ही हैं जो शायद अपने रास्ते से भटक चुके हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि इंसान बन जा। जब देश के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स मेडिसन स्क्वायर पर जाकर ये कहे कि 5 साल दे दीजिए, हम अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे, उस दिन हम भारतवासियों ने बहुत तालियां बजाई थी। मुझे भी अच्छा लगा था कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम को फोकस में लाया जो रूट लेवल पर आवश्यक था। मगर डोंट यू थिंक सो कि एक्चुअली उस दिन खुश होने वाली कोई बात नहीं थी और ताली बजाने से हम अपनी इज्जत कम कर रहे थे? अगर देश के आज़ादी के इतने बरसों के बाद कोई दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स होंगे जो कभी कहीं जाकर ये कहते होंगे कि हम हर जगह इंटरनेट फैला देंगे, कोई ये कहते होंगे कि हम ये मॉडर्नाइजेशन या वो टेक्नोलॉजी ला देंगे, और अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़े कि और 5 साल दे दीजिए, हम देश को स्वच्छ बनाएंगे, डोंट यू थिंक सो कि अपने वहां अप्लाई करता है जब इंसान को ये कहना पड़े कि इंसान बन जा? क्योंकि वो जानवर ही है जिसे ना ही पता चलता कि गंदा कहां करना और कहां नहीं करना। इंसान को तो उसकी समझ होनी चाहिए।
और इंसान तो छोड़िए, जानवर को अगर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं समझ पड़ता कि गंदा कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, उसके लिए तो ये कहना चाहूंगा, मेरे वहाँ जो डॉग है ना, उसको मुझे 15 दिन लगे थे सिखाने को कि गंदा कहाँ करना और कहाँ नहीं करना। 15 दिन में तो वो भी सुधर गया था। और शायद जब से अपने देश में ये स्वच्छ अभियान नामक एक मिशन शुरू हुआ है, उसे आज कितना 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, उसके बावजूद अभी भी जो रिजल्ट्स दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा बदलाव नहीं आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें बेहतर नहीं हुई, बहुत बेहतर हुई है, बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो होना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ है। और उसी के साथ जब मैं आपको समझा रहा था कि उल्टा करना है, तो दोस्तों कुछ वक्त पहले की बात है, मैं अपने घर से निकला, एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा, गाड़ी पार्क किया, गाड़ी में बैठे हुए 500 रुपये दिए, कहा भैया 500 का डीजल भर दीजिए। वो इंसान जो 500 का डीजल भर रहा था, उसको ऐसा लगा कि मुझे वो मीटर नहीं दिख रहा है। उसने 400 का भरा और पाइप बाहर निकाला। मुझे वो मिरर से दिख रहा था। जैसे मैंने देखा कि उसने सिर्फ 400 का भरा, मैं गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उसने पाइप वापस अंदर डाल दिया। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, गुस्सा करूं, चिल्लाऊं, उसके मैनेजर को बुलाऊं, उसका कॉलर पकड़ के 2 थप्पड़ लगा दूं, मगर ऐसा कुछ भी करने में उस इंसान के अंदर मेरे प्रति नफरत बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ उल्टा करता हूं। मैं उसके करीब गया, जेब से 100 रुपये निकाले, उसकी जेब में डाले और कहा भैया आपको इतना चाहिए आप रखो, लेकिन मुझे 500 का चाहिए, प्लीज भर दो। पहले 30 सेकंड तक वो मुझे देखते ही रहा, क्योंकि जब आप किसी के साथ उल्टा करते हैं उसका सिस्टम हैंग हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि अब मैं रिएक्ट क्या करूं। अब मैं तो उसके बाद गाड़ी में बैठ गया, उसने 500 का डीजल भरा, 500 का मुझे बिल दिया, 100 रुपया वापस दिया, ये कहते हुए कि साहब मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती मैं वापस कभी नहीं दोहराऊंगा। अब मैं उस इंसान को वापस तो कभी नहीं मिला, मैं नहीं जानता वो सुधरा या नहीं सुधरा, मगर मुझे एक चीज पता है कि उसने अपने अंदर एक नई अवेयरनेस को क्रिएट किया, और वो तब हुआ जब मैंने उसके साथ उल्टा किया। अगर वो मेरे साथ बुरा करना चाहता था और मैंने भी उसके साथ बुरा किया होता, तो उस इंसान में और मुझ में कोई फर्क ना रह जाता। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि इमोशनल लेवल पर किसी को भी आप जीतना चाहे, उल्टा करो, डू द रिवर्स। और जब आप उल्टा करेंगे, ऑटोमेटिकली आप एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं सामने वाले को। लेकिन यहां पर मैं इसे अलग तरीके से भी समझाऊंगा कि किसी के बुरे कर्मों की वजह से अपने कर्मों को ना बिगाड़िए। एक गुरु सुबह सुबह नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू पानी में गिर गया, तड़पने लगा, वो उसे बचाने के लिए उठाते हैं और जमीन पर छोड़ने जाए उसी से पहले वापस वो गिर गया। वापस वो उसे उठाने के लिए जा रहे थे और जब जमीन पर रखने के लिए गए, बचाने को गए, उसी से पहले उसने वापस डंक मार लिया, काट लिया, वापस वो पानी में गिर गया। तीसरी बार वो उसे बचाने के लिए जा रहे थे और तभी दूर से उनके कोई गुरु, उनके जो वो गुरु थे उसके कोई स्टूडेंट, कोई शिष्य उन्हें देख रहे थे। वो करीब आते हैं, आकर कहते हैं गुरुजी वो 2 बार आपको काट चुका है, आपकी जान लेने की कोशिश कर चुका है और अभी भी आप उसकी जान बचाना चाहते हैं। और वो गुरु एक सुंदर जवाब देते हैं, उसका स्वभाव है काटना, वो अपना काम कर रहा है, मेरा स्वभाव है माफ करना, मैं अपना काम कर रहा हूं। क्यों किसी और की वजह से हमें अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्रोग्राम जहां पर भी मैं लूं, कोई भी दूसरे शहरों में, अगर मेरे प्रोग्राम के दौरान लेट्स से कि मेरा ऑडियंस बहुत एक्टिव रहता है, लाइव रहता है, रिस्पॉन्ड करता है, सही वक्त पर वो लोग ताली बजाते हैं, हंसते हैं, रिएक्ट करते हैं, और अगर आज गांधी धाम में ऐसा ना हो रहा हो,
तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्रोग्राम लेना बंद कर दूं। मुझे तो प्रोग्राम चालू रखना है, उसी पॉजिटिविटी के साथ चालू रखना है, उसी एनर्जी के साथ परफॉर्म करना है, चाहे आप सोए जागे, रिएक्ट करे ना करे, मेरी ओर देखे ना देखे, डजंट मैटर, बट मुझे अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों किसी और के स्वभाव की वजह से हमें अपने स्वभाव को बदलना है, या क्यों किसी के बुरे कर्मों की वजह से हमें अपने कर्मों को बिगाड़ना है। तो हमेशा याद रखिएगा, पॉइजन जनरेट्स पॉइजन, यानी कि नफरत के सामने नफरत रखने से सिर्फ नफरत में बढ़ोतरी होगी और कुछ भी नहीं होगा, और किसी ना किसी को तो उस चेन रिएक्शन को तोड़ना पड़ेगा, किसी को तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और तभी जाकर वो सर्कल से, उस विशियस साइकिल से हम बाहर निकल पाएंगे। ऑलराइट, सो हम यहां पर आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी खड़े हो जाए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। खड़े करना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी लोग सो चुके हैं, उनका बैटरी डाउन हो चुका है, एंड दैट्स वेयर मैं चाहता हूं कि आप सभी खड़े हो जाइए। ऑलराइट, और अब हम यहां पर एक म्यूजिक रखने वाले हैं। इस म्यूजिक के दौरान आपको करना यह है कि आपकी आंखें बंद होगी, आप उस म्यूजिक को सुनेंगे, और जब आप उस म्यूजिक को सुनेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप उसके साथ गा सकते हैं, उसके साथ साथ आप ताली बजा सकते हैं। फ्लो विद द म्यूजिक, एंजॉय विद दैट म्यूजिक। उसका रीजन ये है कि दोस्तों, अगर सुबह सुबह हम कुछ पॉजिटिव गाना सुन ले तो वो गाना 24 घंटे अपने दिमाग में उसके बाद बजते रहता है, और मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सुनाना चाहता हूँ। हम यहाँ जो बातें कर रहे थे कि हमें हारना नहीं, जो हम बातें कर रहे थे कि हमें कोई प्रॉब्लम में रुकना नहीं है, हम जो बातें कर रहे थे कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, कुछ उसी पर आप एक गाना सुनने वाले हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल सॉन्ग, शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसे आंखें बंद करके जब आप सुने तो आप साथ साथ गा सकते हैं, उसके एक एक शब्दों को आपको समझना है, उसके साथ आप ताली बजा सकते हैं। यू कैन फ्लो विद द म्यूजिक, यू कैन एंजॉय। राइट, सो मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपनी आंखें बंद कर ले। एवरीबडी क्लोज योर आइज एंड लेट्स फ्लो विद द म्यूजिक, लेट्स एंजॉय। औरों से पीछे बढ़ते चलो, मुट्ठी को भींचे ना तुम रहो औरों से पीछे, बढ़ते चलो मुट्ठी को भींचे। करना है हर कदम सबसे मुकाबला, करना है हर कदम सबसे मुकाबला, जीवन की रेस में जीतेगा हौसला। रहो आगे तो किस्मत जागे, रहो आगे तो किस्मत जागे। छोटी सी झील भी जिद पे जो आती है बन के नदी, वही दरिया कहलाती है। छोटी सी झील भी जिद पे जो आती है बन के नदी, वही दरिया कहलाती है। पैदा करो जुनून बढ़ते ही रहने का, पैदा करो जुनून बढ़ते ही रहने का। ठोस इरादा करो ना कभी थमने का, रहो आगे तो किस्मत जागे,
रहो आगे, तो किस्मत जागे, तो किस्मत जागे। कोशिश करते रहो, बेटर इन्वेस्ट हो, कंप्यूटर की तरह लाइफ भी अपडेट हो। कोशिश करते रहो, बेटर इन्वेस्ट हो, कंप्यूटर की तरह लाइफ भी अपडेट हो। औरों से ना सही, खुद से चैलेंज हो, औरों से ना सही, खुद से चैलेंज हो। कल किया जो बेहतर, आज वो बेहतरीन हो। रहो आगे, तो किस्मत जागे, रहो आगे, तो किस्मत जागे। ना तुम रहो औरों से पीछे, बढ़ते चलो मुट्ठी को भींचे। ना तुम रहो औरों से पीछे, बढ़ते चलो मुट्ठी को भींचे। करना है हर कदम सबसे मुकाबला, करना है हर कदम सबसे मुकाबला। जीवन की रेस में जीतेगा हौसला। रहो आगे, तो किस्मत जागे। आहा, रहो आगे, तो किस्मत जागे। रहो आगे, तो किस्मत जागे। रहो आगे, तो किस्मत जागे, तो किस्मत जागे, तो किस्मत जागे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। एंड आप बैठ सकते हैं। सुबह जब ऐसा कुछ सुनकर हम दिन की शुरुआत करें तो सबकॉन्शियस की खासियत है, वो सुबह सुबह अगर कोई भी गाना सुन लेता है तो वो पूरे दिन हमारे माइंड में बजते रहता है। एंड दैट्स वेयर जब कुछ ऐसा पॉजिटिव सुनकर हम दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन पॉजिटिव जा सकता है। सो हियर वी आर, एक और बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ को, नियम को हम समझने के लिए जा रहे हैं। एंड दैट इज, देयर इज नथिंग फॉर फ्री। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग टेंशन में हैं। चलिए मैं आपका टेंशन बढ़ाता हूं। एक जगह पे लिखा था फ्री एंट्री। अब एक आदमी अंदर चले गया, उधर कुछ देखने को था, काइंड ऑफ म्यूजियम जैसा कुछ था, सब देखा समझा। जब बाहर जाने की कोशिश कर रहे, उसको बाहर जाने नहीं दे रहे। कंडीशन रखा गया कि इधर पैसा डालो फिर बाहर जाने को मिलेगा। बोले क्या मजाक है, बाहर तो लिखा है फ्री एंट्री। बोले एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। वैसे चिंता मत कीजिए, यहां पर एग्जिट भी फ्री है। मगर दोस्तों, ये लॉ कि देयर इज नथिंग फॉर फ्री, उसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ भी करेंगे, आपने किसी को कुछ दिया तो कभी खाली नहीं जाएगा। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑन दैट। एक अनाथ बच्चा अपने दम पर मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करता है। बच्चे की उम्र होगी 18 साल के आसपास। अब इसका काम यह है कि वो अलग अलग घर जाता है, चीज़ों को बेचता है। एक घर पहुंचा, बेल बजाया, एक लेडी ने दरवाज़ा खोला, कहता है मैडम मेरे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है कि आप खरीदना चाहेंगे। वो लेडी देखते हैं कि बच्चा काफ़ी पसीना पसीना हो रखा है और बाहर काफ़ी धूप है। उसे घर में अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, कहते हैं अब शांति से बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ,
मैं तुम्हें लाकर देती हूँ और फिर शांति से तुम्हारी प्रोडक्ट्स के बारे में समझाओ। वो कहता है कि आधा गिलास अगर पानी मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी प्यास लगी है। बोले पानी क्यों, मैं तुझे कुछ खाने के लिए भी देती हूँ, तो काफ़ी भूखा भी लगता है। बोले नहीं नहीं, सिर्फ पानी चलेगा। ये अपने किचन में जाते हैं, एक गिलास दूध का भर कर लेकर आते हैं, इस सोच में कि प्यास लगी है तो अच्छा है, लेकिन अगर उसे भूख लगी होगी तो भी अच्छा रहेगा। अब वो एक गिलास दूध का लेता है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करता है और अपने रास्ते पर उसके बाद चल देता है। इस बात को काफ़ी साल बीत जाते हैं। ये लेडी जो है अकेले रहते हैं, उनकी काफ़ी उम्र भी है। एक समय उन्हें कुछ बीमारी का सामना हुआ, पड़ोसी जाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किए। जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तब उनको ये सवाल नहीं था कि वो ठीक होंगे नहीं होंगे या उनकी बीमारी दूर होगी या नहीं होगी, मगर बहुत बड़ा सवाल ये था कि अब मैं ये दवाइयों के तो हॉस्पिटल के खर्च कैसे मैनेज करूँगी। अब दोस्तों, जब उनको 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, उनको उनका बिल मिला। जब बिल खोल कर देखा, उसमें एक स्टैंप लिखा था पेड, और उसके नीचे लिखा था थैंक्स फॉर द मिल्क। सच ये है कि आप कभी भी किसी को भी कुछ भी देंगे वो खाली नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल नेचर मल्टीप्लाई करके उस चीज को आपकी लाइफ में वापस लेकर आता है। आप सभी जानते हैं द्रौपदी ने कृष्ण को सिर्फ साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, एक कपड़ा, और तब कृष्ण ने कहा था कि बहन तूने मुझे जो कपड़ा दिया है, जब उसका सही वक्त आएगा तब मैं तुझे वो वापस लौटाऊंगा। और उन्होंने वो वापस लौटाया। कब? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा था वो दुशासन को पूछो, थक गया बेचारा। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां कि दोस्तों, द्रौपदी ने डिपॉजिट करके रखा था उनके बैंक अकाउंट में। जब आप कोई भी चीज किसी को दे, किसी की मदद करे, अगर उसकी डायरेक्ट रिटर्न वैल्यू आपको मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन जो भी आपने किया और उसका डायरेक्ट रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ये हुआ कि वो वहां पर डिपॉजिट हो गया है। और जो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा वो वक्त के साथ कोई बड़ी लोन तो क्रेडिट के रूप में हमारी जिंदगी में वापस आता है। जब कोई बड़ी तकलीफ, प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं, तब ऐसी मदद के रूप में वो वापस आता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वजह से जब भी मौका मिलता है दोस्तों वहां पर डिपॉजिट करने का, तो वो डिपॉजिट कीजिए। जब भी मौका मिलता है किसी की मदद करने का, किसी के साथ कुछ शेयर करने का, किसी को कुछ देने का, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। Always try to give, share। हम इंसानों के पास देने के लिए इतने अलग अलग तरीके हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब वो तरीका ना कि सिर्फ कोई फिजिकल वस्तुएं देने का है, बट वो किसी की मदद करना हो सकता है, किसी को मोटिवेट करना हो सकता है, किसी को नॉलेज देना हो सकता है, किसी के लिए प्रार्थना करना हो सकता है। There are many different ways you can give। For example, एक ऑडियंस के रूप में जब आप बैठे भी हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पा रहे हैं, बट एक ऑडियंस के रूप में आपका रिएक्शन, आपकी तालियां भी आपका एक देने का तरीका होता है। इन एनी वे वी ऑलवेज हैव सो मेनी ऑप्शंस टू गिव, लेकिन उस ऑप्शंस को रियलाइज करना आसान नहीं है। उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, तभी जाकर हम समझ भी पाएंगे कि हाँ, इनको भी हम कुछ दे सकते हैं, किसी को भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं, मगर वो देने का इरादा होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप दे रहे हैं अगर उसकी डायरेक्ट कीमत आपको नहीं मिलेगी तो और भी अच्छा है, बिकॉज वो वहां पर डिपॉजिट होने वाला है। राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। वैसे अभी हमने ये तो जान लिया कि हम जो भी देंगे अगर उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं मिली तो वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा और कुदरत हमें मल्टीप्लाई करके देगी। लेकिन एक दूसरा रूल भी है, आपने कुछ लिया और उसकी डायरेक्ट कीमत नहीं चुकाई तो वो मल्टीप्लाई करके लेके भी जाता है, बिकॉज नेचर का काम है अकाउंट को बैलेंस में रखना,
हिसाब बराबर रखना। काफी सारे लोग शिकायत के साथ आते हैं मेरे सामने, स्नेह मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं, मगर नहीं हो पाता, इसमें लॉस हो रहा है, मैं वहां पर हार रहा हूं। बट यारो, जब कोई इंसान जो उसके हक का नहीं है और वो टेबल के नीचे से लेते रहा है, तो जो एक्स्ट्रा लिया है वो कोई ना कोई रूप से चुकाना तो पड़ेगा, उस हिसाब को क्लियर तो करना ही पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसा लिया तो एक्स्ट्रा पैसा ही वो लेकर जाता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया तो उसकी सेहत लेकर वो जाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज कि जब वो बैलेंस करेगा चीज़ों को। मगर यही तो हमें समझना है कि चाहे कोई रिश्तेदारी, चाहे कोई दोस्ती, मगर उसमें भी हमेशा याद रखिए कि भले आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है, बट तो भी कोशिश करो कि आप कोई ना कोई रूप से उसे चुका सके। आपके दोस्त की दुकान है, ये आशा भी मत रखो कि वहां पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है। नो, हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भले दोस्त है तो फायदा ना ले, प्रॉफिट ना ले, बराबर बात है, मगर एटलीस्ट उसे जो आगे भी कोई चीज़ की कीमत चुकानी है, उसका भी कोई खर्च उसमें हो रहा है, तो एटलीस्ट वो चुकाने का इरादा हमेशा हमारा होना चाहिए। जस्ट इन केस रिश्ता ऐसा है कि वो अगर नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, उसे याद रखा जाए, और उसे याद रखकर जब हमें मौका मिले रिटर्न में उसे कुछ देने का, तो उस मौके को हमेशा एक्शन में बदला जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, ना कि सिर्फ सोचा जाए। और जब भी कुछ मिला तो इवन उसके लिए थैंकफुल होना, आभारी होना, वो भी हमारा एक देने का तरीका बन सकता है। अगर वो थैंक्स, अगर वो आभार दिल से है, तो उससे बढ़कर और कोई देने का तरीका नहीं हो सकता था। बट देन इट हैज टू बी from within, from our heart. So, there are many different ways to give, share, but हमेशा याद रखिए, there is nothing for free. मुफ्त में कभी कुछ नहीं मिल सकता, और इसलिए जब भी देने का मौका है दीजिए, मगर जब कुछ आप ले रहे हैं तो उसकी सही कीमत चुकाने की तैयारी भी रखना आवश्यक है, जरूरी है। बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा है, वो लोग मारुति की कीमत में मर्सिडीज पाना चाहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर वैसी मर्सिडीज कोई आपको दे भी रहा है तो चेक कर लेना, बाहर से मर्सिडीज लगेगी, अंदर इंजन तो मारुति का ही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्वालिटी हमें चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए, उस रिजल्ट के लिए वैसी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं कीमत, तो वो हर बार पैसों में नहीं होती। कभी कभार जब कोई स्टूडेंट 95% लेकर आया, तो वो रिजल्ट पाने के लिए उसने अपनी नींद की कीमत भी चुकाई है। आई होप आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी ने बहुत ज्यादा सफलताओं को पाया है, तो शायद उसने अपने रिश्तों की कीमत भी उसके लिए कभी चुकाई है। तो कोई ना कोई रूप से आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी जाकर कोई सर्टेन लेवल का सक्सेस या रिजल्ट हम क्रिएट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, हर एक के पीछे एक कीमत होती है जो हमें चुकाने की तैयारी रखनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपको आज के दिन के आखिरी लॉ, आखिरी नियम की ओर लेकर चलना चाहूंगा। दोस्तों, 3 नियमों को हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला नियम क्या था? सब कुछ एक साइकिल है और वो साइकिल के माफिक चलते रहेगा। दूसरा, पॉइजन जनरेट्स पॉइजन, नफरत के सामने नफरत रखने का कोई मतलब नहीं। और तीसरा, देयर इज नथिंग फॉर फ्री। आज के दिन का चौथा और आखिरी लॉ मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, एंड दैट इज द लॉ ऑफ प्योर एनर्जी। हम सभी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। हमारे पास 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के, एक सेल्फ रेफरल, दूसरा ऑब्जेक्ट रेफरल। ऑब्जेक्ट रेफरल जिंदगी मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें बाहर की चीजें, परिस्थिति, लोगों के आधार पर आप जिंदगी जीते हैं। और सेल्फ रेफरल मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप खुद के दम पर जिंदगी जी रहे हैं। आप मुझे बताइए, इंडिया में ज्यादातर लोग कौन सी जिंदगी जीते हैं, सेल्फ रेफरल या ऑब्जेक्ट रेफरल? ऑब्जेक्ट रेफरल। इंडिया में 80% लोग अपनी जिंदगी ऑब्जेक्ट रेफरल जीते हैं, जहां पर बाहर की परिस्थिति, चीजें या लोगों के आधार पर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मगर ऑब्जेक्ट रेफरल जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा
बाहर से पावर पाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, वो अपने पास जो पैसा है उससे पावर पाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, उनको सर्विस बराबर नहीं मिलता और अचानक से वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी पूरी होटल खरीद सकता हूं। यानी कि वो पैसों से पावर पाने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये प्रोग्राम हाउसफुल हो जाए, दरवाजे बंद कर दे, हम एंट्री बंद कर दे। अब जब हमने एंट्री बंद कर दिया तो जब लोगों को रोका बाहर और उसमें से कोई ऐसा भी तो होगा जो ये कहेगा मुझे अंदर जाने दो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं यहां का कमिश्नर हूं, मैं यहां का मेयर हूं, मैं यहां का ट्रस्टी हूं। बेसिकली वो पोजीशन का पावर पाने की कोशिश कर रहा है वहां पर। या फिर कुछ लोग अपने कॉन्टैक्ट से भी पावर पाते हैं। ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं और हम क्या कहते हैं, एक फोन लगाओ क्या। एक साइड हम ये कहते हैं पुलिस बराबर काम नहीं करती है, और दूसरी साइड जब वो काम कर रहे हैं, जब आपसे पूछ रहे हैं भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना, जब आपसे पूछ रहे भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया, लाइसेंस दिखाओ, तो बेचारे ने गलत क्या किया। और अगर वो काम करे तो भी हम उसके ऊपर से प्रेशर देते हैं, काम ना करे तो भी शिकायत करते हैं। सो एनीवेज लेट्स कम बैक। मैं ये कहना चाह रहा था दोस्तों कि अब अलग अलग तरीके से एक ऑब्जेक्ट रेफरल जिंदगी जीने वाला इंसान पावर पाता है, कभी अपने कॉन्टैक्ट्स में से, कभी पैसों में से, कभी अपनी पोस्ट तो पोजीशन में से, कुछ लोग अपनी डिग्रियों से भी पावर पाते हैं। आपको मालूम, जब कुछ लोग डॉक्टरेट, MBA और CA कर लेते ना, उसके बाद उनको ऐसा लगता है वो इस प्लैनेट से बिलोंग नहीं करते हैं। वो अभी अभी मार्स से लैंड किए, अभी अभी, और वो दुनिया में किधर भी जाए, इस प्लैनेट अर्थ पे वो किधर भी जाए, उनको स्पेशल सर्विस मिलना चाहिए, स्पेशल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बट अगेन दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो डिग्रियों से भी पावर पाना मतलब ऑब्जेक्ट रेफरल जिंदगी जीने के बराबर है। ऑब्जेक्ट रेफरल जिंदगी आपको पावर तो देगी बाहर से, मगर याद रखना वो पावर जो आप बाहर से पाते हैं वो टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट। वो डिग्रियों की वैल्यू है आज, शायद कल ना भी हो। वो पोजीशन आज है, कल ना भी हो। वो पैसा आज है, कल ना भी हो। वो दोस्त या कॉन्टैक्ट, वो नेटवर्क आज है, कल ना भी हो। और इस वजह से जिसे बाहर से पावर पाने की आदत हो जाती है, वो उसके मोह में, उसके अटैचमेंट में इतना जुड़ जाता है। हमने अपने देश में तो ये देखा ही है, एक बार कोई कुर्सी पा ले, कोई पोजीशन पा लेता है, आपने देखा है कोई भी कीमत पर वो उस पोजीशन और कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठकर, वो पोजीशन पे बैठ के जो पावर मिला वो इतना ज्यादा है कि जिसके बाद अगर वो कुर्सी चली गई तो वो पावर भी चले जाता है। एंड उनके लिए उसके बाद जीना आसान नहीं होता। और इस वजह से कितनी भी उम्र हो जाए, आप देखो छोड़ते ही नहीं कुर्सी, चल नहीं पा रहे तो भी नहीं छोड़ रहे, बोल नहीं पा रहे तो भी नहीं छोड़ रहे, पता नहीं क्यों। या फिर जो ऑब्जेक्ट रेफरल जिंदगी जीते हैं वो अप्रूवल के लिए जीते हैं, मतलब कि उनको हमेशा बाहर से लोगों का अप्रूवल चाहिए। मतलब कि ऐसे लोग शॉपिंग करने जाएंगे तो भी दो लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, उनको पहनकर दिखाएंगे, और अगर वो दोनों हां बोलेंगे तो ही खरीदेंगे, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स, सेल्फ रेफरल जीना मतलब कि बाहर की पहचान के साथ नहीं जीना, बाहर से पावर पाने की कोशिश ही ना करना। हम जो है, हम जानते हैं हम क्या है, बस काफ़ी है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम हमारे लिए बोलेगा, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे लिए कहेंगे, हमें बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। दोस्तों, जब आप सेल्फ रेफरल जिंदगी जीते हैं तो आप अपने डिसीजंस
खुद लेते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट रेफरल जिंदगी में आपको एक डिसीजन लेने से पहले भी 10 लोगों को पूछने जाना पड़ता है और वो 10 अलग अलग जवाब देते हैं और हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारी जिंदगी है और हम ही को डिसाइड करना है कि हमारे लिए सही क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दूसरों को सुनना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा किसी की एडवाइस नहीं लेनी, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन मत लो। जिंदगी आपकी है, सुनो सभी को, समझो सभी को, मगर डिसाइड वो करो जो उसके बाद आपको सही लगता है। क्योंकि किसी के कहने की वजह से कुछ किया और जीते तो क्रेडिट वो लेकर जाएंगे, हारे तो पूरी जिंदगी आप उन पे इल्जाम डालेंगे कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये हुआ। इंस्टेड मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसीजंस अपने रखो, जिससे अगर हारोगे तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे और पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ की है और अगली बार क्या सुधारना है। दूसरा, अगर जीतोगे तो खुद का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा कि हाँ मैंने कुछ सही किया और मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। सो दैट्स वेयर दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। मगर सेल्फ रेफरल जिंदगी जीने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल एप्लीकेशंस देना चाहता हूँ। सबसे पहला, एंड दैट इज साइलेंस। हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों आप हर जगह मत बताने की कोशिश करो कि आप कौन है। दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। मैंने कितने लोगों को देखा जब मिलते हैं तुरंत अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहां पर ऐसा हूं, मैं ये पोजीशन पर काम कर रहा हूं, ये डिग्री है। क्या जरूरत है? ये प्रोग्राम आज जब शुरू हुआ, कितने लोग टाइम टू टाइम या टाइम से पहले यहां पर आए हुए थे? ओके, आप सभी कितने बजे प्रोग्राम शुरू हुआ? वैसे अगर 7 बजे का टाइम दिया हो तो इंडिया में प्रोग्राम कितने बजे शुरू होना चाहिए? वैसे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7:15, क्योंकि 15 मिनट की तो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो भी सुबह में 7 बजे हो तो 7:30, क्योंकि राह देखना पड़ेगा ना कि जब तक ऑडियंस आए और ऑडियंस फुल हो जाए उसी के बाद शुरू करने का। आपने देखा ये प्रोग्राम का 7 बजे का टाइम था, शार्प डॉट 7 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। जबकि जो लोग टाइम पर आए हुए थे उन्होंने ये भी देखा था कि तब 7 बजे जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया सिर्फ 30% हॉल भरा हुआ था, 70% खाली था। बट क्या करें, जैसे मैंने कहा कुछ लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, तो अगर मैं उनकी राह देखूंगा तो मुझे जो आपको सिखाना है उसमें अगर 2 मिनट भी मैं कम मेरे पास होगी तो मैं ऑडियंस का नुकसान नहीं करना चाहता था। जो टाइम पर आ चुके हैं उनकी आदत मैं क्यों बिगाड़ूं? तो हमने तो टाइम टू टाइम शुरू किया। अब नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि 7 बजे का अगर टाइम है 7 बजे शुरू करो, तब तक तो ठीक है, लेकिन जो मेन स्पीकर है उसे थोड़ी डायरेक्टली आना होता है। हम लोग तो काफी ट्रेडिशंस और फॉर्मेलिटीज में बिलीव करने वाले लोग हैं यारो। तो सबसे पहले तो मैं ना आकर कोई और स्टेज पे आना चाहिए, वो आपको बराबर से पकाना चाहिए, बोर करना चाहिए, और जब आप एकदम सोने की तैयारी में हो तब आपसे कहा जाए कि अब आपके और डॉक्टर स्नेह देसाई के बीच में हम नहीं आएंगे। अला અત્યાર સુધી શું करतो तो? और तब तक तो ठीक है, फिर जब मेरा एंट्री करेंगे तो उससे पहले बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि वो ये है, वो वैसे है, उनके ये अचीवमेंट, ये सक्सेस, वो डिग्री। लेकिन यहां पर तो कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया गया। इतने हद तक कि जब मैं स्टेज पर आया, अभी पिछली मिनट के दौरान मैं अपना पूरा नाम पहली बार बोला। अभी तक इस पूरे प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन तो दूर की बात है, मेरा पूरा नाम तक नहीं बोला गया था। क्यों पता है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे इंट्रोडक्शन से इंप्रेस हो, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे काम से इंप्रेस हो। एंड अगर एक अनुभवी इंसान यहां पर बैठे हैं तो पिछले 2 घंटे के दौरान वो इस प्रोग्राम को एक्सपीरियंस करके जो मेरा इंट्रोडक्शन, जो मेरी पहचान पाए होंगे, वो मेरा इंट्रोडक्शन कभी भी वो पहचान नहीं दे पाएगा जो मेरा काम दे सकता है। एंड दैट्स वेयर
कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। और उतना ही नहीं, नॉर्मली तो ये होगा ना कि बड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद जब उस इंसान को स्टेज पर बुलाया जाएगा उसके बाद हार वार पहनाएंगे, शॉल वॉल उड़ाएंगे। मेरी उम्र है शॉल उड़ने की, आपको ऐसा लगता है? यारो, मैं बहुत सिंपल चीज बिलीव करता हूं। 120 मिनट का वक्त आप लेकर यहां पर आए हैं, मुझे उसकी टोटल वैल्यू आपको देनी है। और इस वजह से इस 120 मिनट में मैं पानी तक नहीं पीता और ब्रेक भी नहीं लेता। कोई पॉज की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो वक्त लेकर आए हैं मुझे उसका टोटल वैल्यू आपको देना है, बस सीधी और सिंपल बात है। सो देयर आर नो इंट्रोडक्शंस नीडेड फॉर दिस प्रोग्राम। तो उसी के साथ मेडिटेशन, ये ज़रूरी है कि हम हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट मेडिटेट करें। बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ ना कि अपने बारे में मत बताओ, अपनी तारीफ मत करो, ये सुनने से नहीं होगा, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इस वजह से हर दिन पहले तो मेडिटेशन शुरू करो, क्योंकि जब मेडिटेशन शुरू होगा तभी जाकर हम अपने आप तक पहुंच पाएंगे। और जब हम अपने आप को जानेंगे उसी के बाद बाहर की पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज जो हमारी सच्ची पहचान है वो अपने बाहर के दुनिया के इंट्रोडक्शन से परे है। और इस वजह से मेडिटेशन हर दिन शुरू कीजिए 15 से 20 मिनट। लेकिन काफ़ी लोगों को हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है, तो लैक ऑफ नॉलेज कि मेडिटेशन कैसे करें। कुछ लोग अलग अलग जगह पर सीख चुके हैं, कुछ लोगों को शायद पता ही नहीं है कि मेडिटेशन क्या है। उन सभी के लिए मैं आपको बेस्ट एक तरीका रेकमेंड करता हूँ, एंड दैट इज़ कि अगर आपने कहीं से सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे अपनाइए। मगर अगर आप जानते ही नहीं हैं तो हमारा एक सीडी है जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। स्पिरिचुअल रियलिटी, ये जो सीडी है वीडियो डीवीडी है, एक ऐसा डीवीडी के जिसमें 1 घंटे का पूरा वीडियो दिखाया है कि मेडिटेशन में किस तरह से बैठना, मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है, मेडिटेशन में बीच बीच में जो विचार हमें सताते हैं उस विचारों को कैसे दूर किया जाए, वो सारा प्रोसेस वीडियो फॉर्मेट में समझाया हुआ है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड उससे घर बैठकर सीख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी हमारे वर्कशॉप के लिए आ रहे हैं तो उनको तो हम वहाँ पर प्रैक्टिकली ज़रूर सिखाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना। जस्ट इन केस आप वो वर्कशॉप के लिए ना भी आने वाले हो तो आप ये सीडी के द्वारा भी घर बैठकर मेडिटेशन सीख सकते हैं, अपना सकते हैं। बट आई रिकमेंड दिन में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन एक बार तो हमें करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, दैट इज नॉन जजमेंट, यानी कि छोटी बड़ी बातों को लेकर लेबल लगाना बंद कर दो। हम इंसान एक लेबलिंग मशीन बन चुके हैं, कुछ भी होगा तुरंत लेबल लगाते हैं, बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ। किसी को भी मिलते हैं, हाँ ये अच्छा इंसान है, नहीं ये बुरा इंसान है। अच्छे और बुरे का लेबल लगाते रहते हैं हर जगह पे। फ्रेंड्स, एक बार एक इंसान एक घोड़ा खरीद कर लाया, हॉर्स। जिस दिन उस घोड़े को लेकर आया उस दिन वो बहुत खुश हो गया कि वाह कितना बढ़िया सा घोड़ा मैंने खरीदा। दूसरे दिन वो घोड़ा भाग गया, वो दुखी हो गया, बोले कितना बेवकूफ घोड़ा है, मेरा नुकसान करवा दिया। तीसरे दिन वो घोड़ा एक घोड़ी को लेकर आया, वो बहुत खुश हो गया, बोले यार इसने तो मेरा डबल फायदा करवा दिया। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा वो घोड़े पर बैठ कर जा रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसके बेटे को गिरा दिया, उसके बेटे का पैर टूट गया, प्लास्टर करवाना पड़ा। वो उस दिन बहुत नाराज था उस घोड़े पर कि कितना बेवकूफ़ घोड़ा है, मेरे बेटे का पैर तोड़वा दिया। उसके कुछ दिनों के बाद आर्मी के कुछ लोग उस गांव में आए। वो गांव बॉर्डर के करीब था। हर घर से एक नौजवान को लेकर जा रहे थे क्योंकि उनको ज़रूरत थी। उनके घर पे एक ही बेटा, उसका पैर टूटा हुआ था, इसलिए उसको लेकर नहीं गए। वो बहुत खुश हो गया कि अच्छा हुआ पैर टूटा। यारो, हम होते कौन है डिसाइड करने वाले कि क्या अच्छा और क्या बुरा। सच तो ये है कि हम कितनी भी बुद्धि दौड़ा दें, उसकी प्लानिंग्स को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे।
और इसीलिए बेहतर ये है कि हम ये जान ले, जो बरसों से हम जानते हैं, भगवद गीता में हमने सुना है कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। फिर क्यों अपना दिमाग दौड़ाना है? आज इस बात को जान लीजिए कि हमारी लाइफ पे जो हो रहा है बस वो सही है, बस उसी वजह से हो रहा है। ये सोचो ही मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, वैसा क्यों हो गया, बिकॉज कभी कभार जब वो परिस्थिति हुई है उसे हम तब नहीं समझ पाएंगे, शायद उसके 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद अगर उसको वापस याद करते हैं ना, तब समझ पड़ता है कि जो हुआ था वो कितना सही था, कितना आवश्यक था। अगर वो ना हुआ होता तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते। सो दैट इज सो अमेजिंग टू अंडरस्टैंड कि इस वजह से उसे कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश ही मत करो, उसको समझने की कोशिश ही मत करो। उसके प्लानिंग्स हमारे लिए सही है, परफेक्ट, एंड लेट इट हैपन। जजमेंट लेना बंद कर दो। और चौथा और एक आखिरी पॉइंट जो आज मैं आपको बताऊंगा, एंड दैट इज कनेक्ट विथ नेचर। हमारे आसपास जो नेचर है उसके बीच में हम जितना रहेंगे ना, नेचर हमारे अंदर बैलेंस लेकर आता है, एक नई एनर्जी क्रिएट करता है। तो अगर आपको मौका मिलता है सुबह में भी कोई गार्डन में जाकर वॉक करने का, करो। अगर 6 महीने में एक बार कोई हिल स्टेशन पर आप जा सकते हैं, सागर के किनारे पर जा सकते हैं, जाओ, वेकेशन मनाओ। जितना आप नेचर के बीच में रहोगे एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। अगर पॉसिबल है तो सुबह सूरज उठे उससे पहले उठो। अचानक से कुछ लोग मेरी ओर अलग रिएक्शन से देखने लगे हैं, मगर मैं सही कह रहा हूँ कि आप सूरज उठे उससे पहले उठो। एंड आप अगर मॉर्निंग सन को अगर 5-10 मिनट भी उसके सामने खड़े रहेंगे, देखेंगे, आप बिलीव नहीं कर सकते दोस्तों, पूरे दिन की एनर्जी सुबह 10 मिनट में आपको मिल सकती है। देयर इज सो मच एनर्जी अवेलेबल फॉर अस। लेकिन तब नहीं जब आप उठे, सूरज उठे उससे पहले, ठीक है। एंड जब आप नेचर के बीच रहेंगे, काफ़ी सारा जो कचरा हमारे अंदर है उसे वो रिमूव कर देगा, एनर्जी जनरेट करवाएगा, सेल्फ तक लेकर आएगा। अब जैसे कुछ लोग जब ये बातें सुनते हैं क्या कर देंगे पता है, हर 6 महीने पे जिद करेंगे, चलो चलो भाई अभी अपने को हिल स्टेशन पे जाना पड़ेगा, डॉक्टर स्नेह देसाई ने सिखाया है। लेकिन वो हिल स्टेशन पे जाके करेंगे क्या, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जाएंगे कोई हिल स्टेशन पे, कोई अच्छी जगह पे, 5 स्टार होटल का रूम लेंगे, सुबह आराम से 10 साढ़े 10 बजे उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, टीवी देखेंगे, शाम को बीवी के साथ झगड़ा करेंगे और वापस टीवी देखते हुए सो जाएंगे। भाई अगर तुझे टीवी ही देखना था तो सेम चैनल्स तेरे घर पे भी अवेलेबल थी, उसमें उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। और अगर उधर जाके बीवी के साथ झगड़ा ही करना था तो वो तो तू घर पे रह के भी कर सकता था, उसमें उतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। अगर घर पे रह के झगड़ा किया होता तो एटलीस्ट पड़ोसी तो आनंद लेते। फ्रेंड्स, जब मैं नेचर के बीच में जाने के लिए कह रहा हूं तो उसका मतलब 5 स्टार रूम में रहना नहीं होता, उसका मतलब है कि मिनिमम टाइम रूम के अंदर बिताना है और मैक्सिमम टाइम नेचर के बीच में रहना है। ओके, उस जगह का आनंद लेना है जिस जगह पर गए हो। ओके, सो दैट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पर दोस्तों हम ये रियलाइज़ करें कि नेचर के बीच रहकर भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है। तो ये सारी बातें जो आज के दिन में आपने जानी है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के दिन में जितने लोग आपको मिले उनको ये बताओ, उनके साथ शेयर करो। शेयर करने से 2 फायदे होंगे। एक, आपका रिविजन होगा। 24 घंटे में अगर आपने एक बार रिवीजन नहीं किया तो 80% मेमोरी लॉस होगा। और अगर आप ना चाहे कि ये हो तो ये ज़रूरी कि एक बार जितना याद आए, जितने पॉइंट्स याद है कोई बात नहीं, जितनी कहानी याद है किसी के साथ शेयर करो। शेयर करने से रिवीजन होगा। दूसरा, जिसको बता रहे हो वो अगर यहाँ नहीं आया है तो भी उसे कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर
कल सुबह जब हम दूसरा दिन शुरू करेंगे तो आज हमने जो भी जाना, सीखा और एंजॉय किया, मैं आपको ज़रूर एक कमिटमेंट दे सकता हूँ कि कल उससे ज़्यादा आप सीखने वाले हैं, कल उससे ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले हैं। जो लोग आज आपके साथ ना आए हो, मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपके कोई पड़ोसी, दोस्त, कलीग्स, आपको लगता है कि ये प्रोग्राम उनके लिए भी काम का है, तो आप कल उनको याद से लेकर आइए, उनको बताओ कि ऐसा कोई प्रोग्राम है, आप उनको लेकर आओ। क्योंकि भले ये प्रोग्राम फ्री है, भले इस प्रोग्राम के पीछे आपको कोई खर्च नहीं करना है, मगर एक बात तो पक्की है ना, कोई तो खर्च कर रहा है, कहीं तो पैसा लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि फिर क्यों नहीं मैक्सिमम लोग उसका फायदा लें। मैं चाहूंगा कि आज भी अगर उस प्रोग्राम को किसी ने मिस किया है, इस नॉलेज को, तो कल उसको याद से लेकर आओ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें। एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे Facebook पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, विच इज़ facebook.com/Sneworld, कि जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स, सेइंग्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं।